कल्पना कीजिए, आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, बारिश हो रही है, गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही है और आपके मीटिंग में लेट होने के पूरे चांस हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? गाड़ी का हॉर्न बजाते रहेंगे, मौसम को कोसेंगे, ट्रैफिक पुलिस को दोष देंगे, मूड खराब करेंगे। लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करेगा? वो स्थिति को स्वीकार करेगा और सोचने लगेगा, अब मैं क्या कर सकता हूं जिससे नुकसान कम हो। शायद वो फोन करके मीटिंग को रीशेड्यूल कर ले या ईमेल से जरूरी बातें भेज दे। यही है प्रोएक्टिविटी, यानी हालात के गुलाम बनने की बजाय हालात को मैनेज करना। स्टीफन कोवे कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, रिएक्टिव लोग, जो माहौल, लोगों के शब्द या बाहरी परिस्थितियों से कंट्रोल होते हैं। उनका मूड, मौसम, ट्रैफिक, दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। उनकी भाषा होती है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं, ये तो मेरी किस्मत में था। दो, प्रोएक्टिव लोग, जो अपनी सोच, फैसलों और मूल्यों के आधार पर एक्शन लेते हैं। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय वे खुद जिम्मेदारी लेते हैं। उनकी भाषा होती है, मैंने ये रास्ता चुना, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, ये मेरी प्राथमिकता है। कोवे ने एक शक्तिशाली मॉडल दिया, दो घेरे। एक, सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का घेरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिनकी हमें चिंता होती है, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मौसम, ट्रैफिक, राजनीति, दूसरों का व्यवहार। दो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का घेरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा असर पड़ सकता है, हमारी आदतें, हमारा रिएक्शन, हमारे फैसले, हमारी स्किल्स। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, जिससे उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। रिएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न पर खर्च करते हैं, जिससे उनका प्रभाव घटता जाता है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब कोवे बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को दो हिस्सों में बांटें। रिस्पॉन्स पास एबिलिटी, यानी हर परिस्थिति में सही रिस्पॉन्स चुनने की एबिलिटी। आपके पास हमेशा ये शक्ति होती है कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे। हालात आपको डिफाइन नहीं करते, आपका रिस्पॉन्स आपको डिफाइन करता है। एक छोटा प्रयोग, अगले 7 दिनों के लिए अपनी भाषा पर ध्यान दें। जब भी आप कहें, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया, मेरे बस की बात नहीं, तो खुद को रोक कर कहें, मैंने ऐसा चुना या मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए आपका नजरिया कैसे बदलता है। प्रोएक्टिव होना मतलब अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना, बाहरी परिस्थितियों के शिकार बनने की बजाय उन पर एक्शन लेने की क्षमता विकसित करना, अपनी भाषा, सोच और ध्यान को उस पर केंद्रित करना जो आप बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद ही साफ न हो, तो आप सही दिशा में कैसे चलेंगे? क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा पहले ही बना लें? चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना कीजिए, आज आपका जीवन का आखिरी दिन है। आपके करीबी दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपकी अंतिम विदाई पर खड़े हैं। वे आपके बारे में क्या कह रहे होंगे? क्या वे कहेंगे कि आप एक ईमानदार, मददगार और प्रेरणादायक इंसान थे? या वे सिर्फ इतना याद करेंगे कि आप हमेशा व्यस्त थे, लेकिन कभी उनके लिए समय नहीं निकाल पाए? स्टीफन कोवे कहते हैं, अगर आप अपना अंत अभी स्पष्ट कर लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी की हर शुरुआत सही दिशा में करेंगे। बिगिन विद एंड इन माइंड का अर्थ है अपने जीवन का एक स्पष्ट विजन बनाना। यह तय करना कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है। मतलब, रोजमर्रा के कामों में खो जाने के बजाय पहले यह तय कर लें कि आप किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोवे कहते हैं, अगर जीवन एक जहाज है, तो मिशन स्टेटमेंट उसका कंपास है। यह आपके फैसलों में मार्गदर्शन देता है। यह तय करता है कि कौन सा अवसर आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। एक, सोचिए कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या हैं, जैसे बेटा, बेटी, दोस्त, प्रोफेशनल, नागरिक। 2, हर रोल में आप किस तरह याद किया जाना चाहते हैं, यह लिखें। 3, अपने मूल्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करें। 4, इन्हें एक संक्षिप्त और शक्तिशाली वाक्य में ढालें। बहुत से लोग दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन गलत दिशा में। ये ऐसे है जैसे सीढ़ी पर तेजी से चढ़ना और ऊपर पहुंचकर पता चलना कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। इस आदत का मकसद है पहले सही दीवार चुनना। मिशन स्टेटमेंट बनाते समय कोवे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार करने को कहते हैं। पहला, शारीरिक, फिजिकल, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कार्यक्षमता। दूसरा, मानसिक, मेंटल, ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता। तीसरा, भावनात्मक, इमोशनल,
रिश्ते, सहानुभूति, सेवा। 4 आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, मूल्य, विश्वास, आंतरिक शांति। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। अगर आपके जीवन का मिशन है हर बच्चे के अंदर छुपी क्षमता को उजागर करना, तो हर क्लास, हर बातचीत, हर प्लान उसी दिशा में होगा। लेकिन अगर मिशन साफ नहीं है तो आप कभी सिर्फ सिलेबस खत्म करने में लगे रहेंगे, कभी अनावश्यक कामों में। आज ही एक शांत जगह बैठकर यह लिखें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? 10 साल बाद लोग मेरे बारे में क्या कहें, यह मैं चाहता हूं। अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं किन कामों पर गर्व महसूस करूंगा? बिना स्पष्ट विजन के जिंदगी एक बहते जहाज की तरह है। लहरें जहां ले जाएं वहीं चले जाते हैं। विजन और मिशन स्टेटमेंट से आप हर निर्णय को अपने असली मकसद के हिसाब से आंक सकते हैं। सही मंजिल तय करने के बाद ही यात्रा का आनंद आता है। मान लीजिए आपने अपनी मंजिल तय कर ली, लेकिन रोजमर्रा की दौड़ भाग और कामों के बीच आप ये कैसे तय करेंगे कि पहले क्या करना है और क्या बाद में? कैसे जानेंगे कि सही चीजें सही समय पर हो रही हैं? तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ये जीवन की प्राथमिकताओं का खेल कैसे जीता जाता है। चैप्टर 3, अब में गहराई से जीना, अहंकार और झूठी पहचान। ईगो क्या है? ईगो वह फॉल्स सेल्फ है जो हम अपने विचारों, यादों, पद, पैसे, रिश्तों और बाहरी पहचान से बना लेते हैं। ईगो हमेशा कहता है, मैं यह हूं, मेरे पास यह है, मैं दूसरों से अलग और बेहतर हूं। लेकिन यह झूठी पहचान है, क्योंकि असली आप इन सब से परे हैं। असली बीइंग वह चेतना है जो इन सब को देखती है। कंपैरिजन, तुलना में जीता है। मेरे पास क्या है और दूसरों के पास क्या है? यह फ्यूचर में जीकर हमें कहता है, जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश रहूंगा। और यह पास्ट में जीकर कहता है, मेरा अतीत ऐसा था इसलिए मैं आज दुखी हूं। इसीलिए ईगो हमें नाउ यानी वर्तमान से दूर कर देता है। ईगो हर चीज को ओन करना चाहता है, मेरी कार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा परिवार। यहां तक कि ईगो भावनाओं को भी पकड़कर रखता है, मेरा गुस्सा, मेरा दुख। जितनी ज्यादा पहचानें आप जोड़ते जाते हैं, ईगो उतना मजबूत होता जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब अस्थाई हैं। अगर कल ये सब छिन जाएं तो क्या? ईगो टूट जाएगा, लेकिन आपका बीइंग यानी असली आप वैसा ही रहेगा। ईगो को हमेशा राइट होना है। यही कारण है कि लोग आपस में लड़ते हैं, बहस करते हैं या रिश्तों में दूरी आती है। ईगो दूसरों पर हावी होना चाहता है और खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता है। लेकिन जब आप अपने भीतर अवेयरनेस लाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यह खेल सिर्फ ईगो का है। असली आप इन सब से परे हैं। 1, जब भी कोई विचार आए, मैं सही हूं, वो गलत है, उसे ऑब्जर्व करो। 2, जब भी तुलना का ख्याल आए, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, उसे पहचानो कि यह ईगो की आवाज है। 3, और खुद को याद दिलाओ, मैं अपने विचारों, चीजों और भूमिकाओं से बड़ा हूं, मैं सिर्फ बीइंग हूं। धीरे धीरे ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको नजरअंदाज कर दिया। ईगो तुरंत कहेगा, उसने मुझे इग्नोर किया, मेरी इज्जत नहीं की। फिर आप दुखी हो जाओगे या गुस्सा करोगे। लेकिन अगर आप अवेयरनेस से देखें तो समझेंगे, असल में यह सिर्फ ईगो को चोट लगी है, मेरा असली बीइंग उससे परे है। और उस पल आप भीतर से शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर ईगो ही हमारी जिंदगी को इतना नियंत्रित करता है, तो इसके कारण बनने वाले इमोशनल पैटर्न्स कौन से हैं? आखिर वे कौन सी छिपी हुई भावनाएं हैं जो अचानक गुस्से, जलन या उदासी के रूप में फट पड़ती हैं? एकहार्ट टोले अगले अध्याय में इसका राज खोलते हैं। चौथी कैप्टर, थिंक विन विन, दोनों की जीत सोचो। एक बार 2 बच्चे एक ही संतरे के लिए झगड़ रहे थे। मां आई और उसने आधा आधा संतरा काट कर दे दिया। दोनों चुप तो हो गए, लेकिन खुश नहीं थे। बाद में पता चला, एक बच्चे को संतरे का गूदा चाहिए था जूस बनाने के लिए और दूसरे को छिलका चाहिए था केक सजाने के लिए। अगर पहले बातचीत होती तो दोनों को 100% वही मिलता जो वे चाहते थे। यही है विन विन सोच। सिर्फ समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि ऐसा हल जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। थिंक विन विन का अर्थ है रिश्तों और फैसलों में ऐसा समाधान खोजना जिससे सभी को लाभ हो। सफलता को एक साझा संसाधन मानना, न कि सीमित पाई जिसे बांटना पड़े। कोवे के अनुसार लोग सफलता को 4 तरीके से देखते हैं। 1, विन लूज, मेरी जीत तुम्हारी हार। अगर मैं जीतूं तो दूसरा हारेगा।
यह सोच प्रतिस्पर्धा और अहंकार से आती है। 2. लूज विन, मेरी हार तुम्हारी जीत, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कुर्बान करना, इससे आत्मसम्मान कम होता है। 3. लूज लूज, दोनों की हार, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा, यह बदला और ईर्ष्या की सोच है। 4. विन विन, दोनों की जीत, आप अपनी जरूरत पूरी करते हैं और साथ ही दूसरों की जरूरत भी पूरी करते हैं, इससे भरोसा, सम्मान और लंबे समय का रिश्ता बनता है। ये एक इंटीग्रिटी, ईमानदारी, अपने मूल्यों पर टिके रहना और सही फैसले लेना। 2. मैच्योरिटी, परिपक्वता, दूसरों की भावनाओं को समझना और फिर भी अपनी जरूरत स्पष्ट कहना। 3. अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की सोच, यह विश्वास की अवसर और सफलता सभी के लिए पर्याप्त है। कमी की सोच, स्केर्सिटी माइंडसेट कहती है अगर तुम जीतोगे तो मैं हारूंगा, लेकिन प्रचुरता की सोच कहती है हम दोनों जीत सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी और उसका सप्लायर दाम तय कर रहे हैं। अगर कंपनी दाम बहुत कम कर दे तो सप्लायर को नुकसान होगा, विन लूज। अगर सप्लायर बहुत ज्यादा दाम मांगे तो कंपनी को नुकसान होगा, लूज विन। विन विन में दोनों मिलकर ऐसा दाम तय करते हैं जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो और सप्लायर के लिए भी स्थायी हो। बातचीत में पहले सामने वाले की जरूरत समझें, मैं और तुम की बजाय हम भाषा का इस्तेमाल करें। लंबी अवधि के रिश्तों को अल्पकालिक फायदे से ज्यादा महत्व दें। इस हफ्ते किसी एक रिश्ते या काम में विन विन दृष्टिकोण अपनाएं। बैठकर दोनों की जरूरत और लक्ष्य लिखें। ऐसा समाधान खोजें जिसमें दोनों को फायदा हो। विन विन सोच रिश्तों में भरोसा और सम्मान पैदा करती है। यह प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदल देती है। विन विन केवल एक रणनीति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेकिन सोचिए, विन विन तभी संभव है जब आप सामने वाले को पूरी तरह समझ पाएं। अगर आपको लोगों के मन की सच्ची बात सुननी ही न आती हो तो क्या आप सही फैसले ले पाएंगे? क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे लोग खुद अपना दिल आपके सामने खोल दें? 5वें अध्याय में हम जानेंगे सुनने की असली ताकत। 5वां अध्याय, पहले समझो फिर समझाओ। पहले समझो फिर समझाओ। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्त को एक परेशानी बता रहे हैं और बीच में ही वो आपको रोककर कहता है, अरे मैं जानता हूं, तुम्हें बस ये करना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद नहीं। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें पूरी तरह सुने और समझे, लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ अपने जवाब की तैयारी करते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं, अगर आप सच में प्रभावी बनना चाहते हैं तो पहले समझना सीखें, फिर खुद को समझाएं। सुनने के 4 स्तर होते हैं। 1. इग्नोर, बिल्कुल न सुनना। 2. प्रिटेंड लिसनिंग, सुनने का नाटक करना लेकिन दिमाग कहीं और। 3. सेलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वो सुनना जो आपको अच्छा लगे। 4. अटेंटिव लिसनिंग, सच में सुनना लेकिन अपनी सोच के फिल्टर से। एम्पैथिक लिसनिंग, इसमें आप सामने वाले की नजर से उसकी भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना सुनते हैं। जब आप पहले समझते हैं तो सामने वाला आपको भरोसेमंद मानने लगता है। भरोसा बनने के बाद ही लोग आपकी सलाह या राय को गंभीरता से लेते हैं। बिना समझे सलाह देना वैसा है जैसे किसी मरीज को बिना जांच किए दवा दे देना। सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बिना आपकी बीमारी सुने आपको दवाई पकड़ा दे। क्या आप उस दवाई पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। ठीक वैसे ही लोगों की जिंदगी में सलाह देने से पहले उनके लक्षण और कारण समझना जरूरी है। 1. सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, आंखों से संपर्क, बॉडी लैंग्वेज से सुनना। 2. बात को बीच में न काटें, पूरा सुनने दें। 3. उनके शब्द दोहराएं, यह दिखाता है कि आपने सही सुना। 4. भावनाएं पहचानें, गुस्सा, दुख, डर और उन्हें स्वीकारें। 5. सवाल पूछें, खुला एंडेड सवाल जो सामने वाले को और बोलने के लिए प्रेरित करें। जब सामने वाला महसूस करे कि आपने उसे पूरी तरह समझ लिया है, तभी आप अपनी बात रखें। तब आपकी बात एक सलाह नहीं बल्कि साझी समझ पर आधारित हल बन जाती है। एक मैनेजर अपनी टीम के खराब परफॉर्मेंस से परेशान था। पहले वो मीटिंग में जाकर उन्हें डांटने वाला था, लेकिन उसने हैबिट 5 अपनाई। उसने टीम से पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या चीज हमें रोक रही है? पता चला असली समस्या खराब सॉफ्टवेयर और संसाधनों की कमी थी, न कि टीम की मेहनत। समस्या का हल तुरंत मिल गया और रिश्ते भी बेहतर हो गए। आज किसी एक व्यक्ति को चुनें, परिवार का सदस्य, दोस्त या सहकर्मी। उनकी किसी बात को ध्यान से सुनें, बिना बीच में बोले उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करें।
फिर उनकी अनुमति से अपनी राय दें। पहले समझना, फिर समझाना। ये किसी भी रिश्ते और संचार का सबसे मजबूत नियम है। यह आदत न केवल समस्याओं का सही हल देती है, बल्कि भरोसा और सम्मान भी बढ़ाती है। सोचिए, अगर दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हों, तो वे मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। क्या हो अगर हम जानें कि 1+1 सिर्फ 2 नहीं, बल्कि 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। चैप्टर 6 में हम जानेंगे मिलकर काम करने की वो ताकत जो अकेले काम करने से कई गुना ज्यादा असरदार होती है। चैप्टर 6, प्रबोधन, शुद्ध जागरूकता में जीना। बहुत लोग सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट का मतलब कोई जादुई शक्ति पाना या पहाड़ों पर जाकर साधु बनना है। लेकिन एखार्ट टोल कहते हैं, एनलाइटनमेंट का मतलब है पूरी तरह से अब में जीना और अपनी असली पहचान, प्योर अवेयरनेस, को पहचान लेना। यह समझना कि मैं अपने शरीर या विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। एनलाइटनमेंट कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर पल उपलब्ध है। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में दौड़ता है, अवेयरनेस हमेशा प्रेजेंट में रहती है। जब आप अवेयरनेस में जीते हैं, तो मन की आवाज, नकारात्मक विचार, चिंता, ईगो का असर कम हो जाता है। यही स्थिति एनलाइटनमेंट की शुरुआत है। 1, गहरी शांति। बाहरी हालात चाहे जैसे हों, भीतर शांति बनी रहती है। 2, करुणा। आप दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं और अधिक समझदार बन जाते हैं। 3, फियरलेसनेस, निर्भयता। जब आप समझ जाते हैं कि आप शरीर और विचार से बड़े हैं, तो डर कम हो जाता है। 4, जॉय इन नाउ, पल में आनंद। छोटी छोटी चीजों में भी गहरा आनंद मिलने लगता है। कोई कठिन साधना या चमत्कार नहीं चाहिए, बस प्रेजेंस, उपस्थिति चाहिए। जब आप किसी काम को पूरी तरह ध्यान से करते हैं, जैसे चलते समय चलने का एहसास, खाते समय खाने का स्वाद, सांस लेते समय सांस का प्रवाह, तब आप प्रेजेंट में होते हैं। यही छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे एनलाइटनमेंट की ओर ले जाती है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं। अगर मन सोच रहा है कल क्या हुआ या कल क्या होगा, तो आप आधे अधूरे जी रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी जागरूकता से चलने के एहसास को महसूस कर रहे हैं, हवा का स्पर्श, सूरज की रोशनी, कदमों की ध्वनि, तो आप उसी पल में एनलाइटेंड हैं। एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। एनलाइटनमेंट का मतलब है प्योर अवेयरनेस में जीना। यह किसी विशेष वर्ग या साधु संत के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए उपलब्ध है। जब आप अब में पूरी तरह जागरूक होकर जीते हैं, तो आप पहले से ही एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर एनलाइटनमेंट का रास्ता इतना सरल है, तो फिर हम बार बार क्यों भटक जाते हैं? आखिर क्या है वह सबसे बड़ा अवरोध जो हमें अब में जीने से रोकता है, और हम उस अवरोध को कैसे पार करें? एखार्ट टोले अगले अध्याय में बताते हैं माइंड की चालें और प्रेजेंस बनाए रखने के रहस्य। चैप्टर 7, मन की चालें और वर्तमान में टिके रहना। एखार्ट टोले कहते हैं कि मन एक बेहतरीन टूल है, लेकिन जब हम इसे मास्टर की जगह मालिक बना देते हैं, तब यह हमें गुलाम बना लेता है। मन का काम है सोचना, विश्लेषण करना, योजना बनाना, लेकिन समस्या यह है कि यह कभी रुकता नहीं। यही अनकंट्रोल्ड थिंकिंग हमें प्रेजेंट से बार बार बाहर खींच ले जाता है। 1, पास्ट में ले जाना, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो गलती ना होती। 2, फ्यूचर में फेंकना, आगे क्या होगा अगर ये हो गया तो, अगर न हुआ तो। 4, ईगो को खिलाना, मैं सही हूं, वो गलत है, मेरे पास क्या है, दूसरों के पास क्या है। 5, लेबल्स और जजमेंट्स लगाना, हर चीज को अच्छा बुरा, सही गलत में बांटना। इन सब का नतीजा है एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिस्कनेक्शन फ्रॉम द नाउ। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो माइंड शांत होने लगता है। प्रेजेंस का मतलब है किसी भी पल को बिना जज किए पूरी जागरूकता से अनुभव करना। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करना, बिना किसी विचार में खोए। चलते समय सिर्फ चलने का एहसास करना। 1, ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। 2, फोकस ऑन ब्रेथ, सांस को देखना, माइंड को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। 3, डू वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग से माइंड भागता है, सिंगल टास्किंग से वह स्थिर होता है। 4, स्टॉप जजिंग, हर चीज को अच्छा बुरा कहने की आदत छोड़ो, बस उसे जैसा है वैसे देखो। जब आप माइंड में खो जाते हैं, तो आप विचारों में कैदी बन जाते हैं। जब आप अवेयरनेस में होते हैं, तो माइंड आपका उपकरण बन जाता है।
असली फ्रीडम यही है, माइंड को अपना सर्वेंट बनाना, मास्टर नहीं। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं। माइंड कहेगा ये चाय उतनी अच्छी नहीं है, कल वाली बेहतर थी, और अभी मुझे ये भी करना है। लेकिन अगर आप प्रेजेंस में हैं तो आप सिर्फ चाय का स्वाद, उसकी गर्माहट और उस पल को महसूस करेंगे। यही है माइंड की पकड़ से निकलकर नाव में जीना। माइंड की चालें हमें पास्ट और फ्यूचर में खींचकर दुखी करती हैं, लेकिन अवेयरनेस और प्रेजेंस से हम माइंड को पहचान सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। जब माइंड हमारे कंट्रोल में होता है तभी जीवन हल्का, शांत और आनंदमय हो जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर माइंड इतना चालाक है और हमें बार बार नाव से खींच ले जाता है, तो हम हमेशा नाव में कैसे रह सकते हैं? क्या हर स्थिति में अब को जीना संभव है? इसी का उत्तर एकहार्ट टोले अगले अध्याय में देते हैं, जीने के हर पल को अब में। चैप्टर 8, हर पल को वर्तमान में जीना। बहुत लोग सोचते हैं कि नाव का मतलब है आराम से बैठकर मेडिटेशन करना, लेकिन एकहार्ट कहते हैं नाव का असली मतलब है हर काम, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ करना। चाहे आप खाना खा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या काम कर रहे हों। जब भी आप अतीत में खोते हैं, दुख और पछतावा पैदा होता है। जब भी आप भविष्य में जाते हैं, डर और चिंता पैदा होती है। लेकिन जब आप नाव में होते हैं, शांति, संतोष और शक्ति मिलती है। इसीलिए एकहार्ट कहते हैं, अब ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। 1. छोटे छोटे पल पर ध्यान दें, जैसे चाय पीते समय सिर्फ स्वाद पर ध्यान देना या चलने का एहसास करना। 2. बॉडी अवेयरनेस बढ़ाई, अपने शरीर को महसूस करें, सांस का उठना गिरना, हाथ पांव की सेंसेशन। 3. माइंड को पॉज करना सीखें। जब भी विचारों की दौड़ लगे, थोड़ी देर रुकें और खुद से पूछें, क्या इस पल में कोई समस्या है? अक्सर जवाब होगा नहीं। 4. एक्सेप्टेंस की आदत डालें। जो इस पल है उसे उसी रूप में स्वीकारें। रेजिस्टेंस ही स्ट्रेस की जड़ है। 5. नेचर और साइलेंस का सहारा लें। प्रकृति के साथ रहना और थोड़ी देर चुप रहना आपको ऑटोमैटिकली नाव में ला देता है। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए। अगर माइंड में हैं तो सोचेंगे, यार आज फिर लेट हो जाऊंगा, बॉस क्या कहेगा, और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर नाव में हैं तो आप सिर्फ उस पल को देखेंगे, आसपास की गाड़ियां, हॉर्न की आवाज, अपने सांसों की गति। नतीजा स्ट्रेस नहीं होगा और आप सिचुएशन को काल्म माइंड से हैंडल करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट ही लाइफ का असली ट्रूथ है। जब हम पूरी जागरूकता के साथ हर पल जीते हैं, तब जीवन स्ट्रेस फ्री और आनंदमय हो जाता है। पास्ट और फ्यूचर केवल माइंड के इल्यूजन हैं, रियलिटी सिर्फ नाव है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर नाव ही असली जीवन है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? क्या प्लानिंग और गोल्स रखना नाव में जीने के खिलाफ है? इसी का जवाब एकहार्ट टोले अगले अध्याय में देते हैं, द इनर पर्पस ऑफ लाइफ। चैप्टर 9, जीवन का भीतरी उद्देश्य। हमारी जिंदगी में दो तरह के पर्पस होते हैं। एक, बाहरी उद्देश्य, जैसे करियर, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, पैसा कमाना, नाम कमाना। 2, इनर पर्पस, भीतरी उद्देश्य, हर पल जागरूकता, अवेयरनेस के साथ जीना और अपने बीइंग, आत्मा, सच्चे स्वरूप को पहचानना। आउटर पर्पस बदलता रहता है, लेकिन इनर पर्पस हमेशा एक ही रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में जागना। जब हम केवल आउटर पर्पस पर फोकस करते हैं तो अंदर से खालीपन, एम्प्टीनेस रह जाता है। एग्जाम्पल, एक इंसान करोड़पति बन गया लेकिन अंदर से बेचैन है, उसे चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने इनर पर्पस को इग्नोर कर दिया। असली संतोष और शांति तभी मिलती है जब हम अपने इनर पर्पस को भी समझते हैं। एकहार्ट कहते हैं, योर इनर पर्पस इज टू अवेकन। इसका मतलब है माइंड की नींद से बाहर आना और हर पल में अवेयरनेस लाना। जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आउटर पर्पस, काम, रिश्ते, सपने भी बैलेंस और खुशी के साथ पूरे होते हैं। 1, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन में कई बार खुद से पूछें, मैं अभी पूरी तरह जागरूक हूं या माइंड में खोया हूं। 2, ईगो को पहचानें। अगर आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये ईगो का खेल है, न कि इनर पर्पस। 3, मेडिटेटिव लिविंग मेडिटेशन। सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हर पल को अवेयरनेस के साथ जीना है। 4, बैलेंस बनाएं। आउटर पर्पस, काम, पैसा, लक्ष्य जरूरी है, लेकिन इनर पर्पस के बिना ये अधूरे हैं।
मान लीजिए कोई डॉक्टर है। अगर उसका आउटर पर्पस है ज्यादा पैसे कमाना, तो स्ट्रेस और कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन अगर उसका इनर पर्पस है मरीजों की मदद करना और हर पल जागरूक रहना, तो उसे काम में खुशी और संतोष मिलेगा। यही फर्क है सिर्फ आउटर पर्पस और आउटर प्लस इनर पर्पस में। लाइफ का असली उद्देश्य सिर्फ गोल हासिल करना नहीं, बल्कि हर पल में जागरूकता लाना है। इनर पर्पस हमेशा एक ही है, अवेयरनेस। आउटर पर्पस बदलता रहता है, लेकिन अगर दोनों में बैलेंस हो जाए तो जीवन सफल और शांतिपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर जीवन का असली इनर पर्पस अवेयरनेस है, तो हम रोजमर्रा की समस्याओं, संघर्षों और दुख से कैसे निपटें? क्या केवल जागरूक रहना काफी है, या दुख का कोई और गहरा राज है? इसी का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, द मीनिंग ऑफ सफरिंग, चैप्टर 10। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें बताते हैं कि सच्ची शांति और आजादी का रास्ता समर्पण से होकर जाता है। लेकिन यहां समर्पण का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है जीवन के हर पल को स्वीकार करना जैसा वह है। ज्यादातर लोग हालात से लड़ते रहते हैं, ये क्यों हुआ? लेकिन जब आप हर पल को बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि यह कि आप भीतर से विरोध छोड़कर सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हार का मतलब है नकारात्मकता, दुख और निराशा। समर्पण का मतलब है मैं इस पल को स्वीकार करता हूं जैसा यह है, और अब मैं बेहतर दिशा में आगे बढ़ूंगा। यह आत्मा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब हम समर्पण करते हैं तो हम पूरी तरह इस पल में होते हैं। कोई मानसिक प्रतिरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, और तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमारा मन साफ और शांत होता है। अगर कोई व्यक्ति या स्थिति आपके विरुद्ध है, तो विरोध करने से केवल टकराव और बढ़ता है। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं, तो आपके भीतर की शांति दूसरी ओर भी असर डालती है। कामकाज, रिश्ते और जीवन की चुनौतियां धीरे धीरे संतुलन में आ जाती हैं। 1. जीवन के हर पल को स्वीकार करो। 2. विरोध छोड़ो, लेकिन अपनी सकारात्मक कार्रवाई जारी रखो। 3. समर्पण का मतलब हार नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है। 4. यही वह अवस्था है जहां असली शांति और आनंद मिलता है। अब आगे क्या करें? जीवन में लागू करने के सुझाव। हर दिन 5 मिनट रुककर खुद से पूछो, क्या मैं इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर पा रहा हूं? जब भी तनाव हो, गहरी सांस लेकर सिर्फ अब पर ध्यान दो। लोगों को बदलने की जगह पहले खुद के भीतर की प्रतिक्रिया बदलो। छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने की आदत छोड़ो और उन्हें सहज भाव से स्वीकार करो। धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारा तनाव, गुस्सा और चिंता कम होने लगेगी। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि असली जीवन न अतीत में है और न भविष्य में। हमारा सच सिर्फ इस पल में है। अगर हम अपने मन के शोर को शांत कर लें, अहंकार और भय को छोड़ दें और वर्तमान में जीना सीख लें, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस किताब की सीख को सिर्फ सुनो मत, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारो।